हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1858। यदि आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक के चार्टर एक्ट का वीडियो आपने देखा है तो आप अवगत होंगे कि किस तरह से धीरे धीरे जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के प्रभुत्व को कम किया जा रहा है और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। 1857 की क्रांति के बाद चूंकि कंपनी को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा रोष था, जिसका परिणति जो है 1857 का विद्रोह सामने आता है। तो इस विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया जाता है और भारत में क्राउन का शासन स्थापित किया जाता है, जिसको जो है इसके प्रावधान के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जो है पृष्ठभूमि क्या था इसको समझना जरूरी है। 1857 में जो है इंग्लैंड में चुनाव हुआ और वहां पे लॉर्ड पामर्स्टन जो है प्रधानमंत्री बने। फिर 1857 में ही जो है विद्रोह हुआ भारत में, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से और भी तमाम तरह के कई सारे विद्रोह हैं उस नाम से जाना जाता है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग तरह की उपाधियां इसको दी गई है, तो उसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं। तो जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद से 12 फरवरी 1858 को लॉर्ड पामर्स्टन क्या करते हैं कि भारत में जो दोहरे शासन से उत्पन्न हुआ दोष था ना, पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा, यदि आपको याद होगा तो आप अवगत होंगे कि दोहरे शासन की स्थापना उस समय हुई थी। राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो है व्यापारिक कार्यों को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया था। तो दो अलग अलग कार्यों को दो अलग अलग संस्थाओं को निगरानी के लिए सौंप दिया गया था। तो दोहरे शासन की स्थापना उस समय हुई थी। तो दोहरे शासन से जो उत्पन्न दोष था उस दोष को खत्म करने के लिए, साथ ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर भारतीय प्रदेशों पर जो ब्रिटिश संसद है उसके शासन को स्थापित करने के लिए लॉर्ड पामर्स्टन ने क्या किया, संसद के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया। लेकिन कतिपय कारणों से जो है लॉर्ड पामर्स्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद जो है लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बनते हैं और लॉर्ड डर्बी जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं उस पर 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया जो है हस्ताक्षर करती है और पारित हो जाता है। वो इसी चीज़ को, ये जो विधेयक है उसको जो है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भाई पुनः 1857 जैसा जो विद्रोह है वो भारत में ना हो। इसके लिए जो है क्राउन का शासन स्थापित किया गया और तमाम तरह के प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों को भी हम जानेंगे, पहले इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? पॉइंट दे के लिखेंगे। 1857 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ और लॉर्ड पामर्स्टन प्रधानमंत्री बने, ठीक है? इन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1858 को पामर्स्टन ने भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर भारतीय प्रदेशों का शासन इंग्लैंड के सरकार के हाथों में करने के लिए
एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया, है ना। किंतु कुछ कारणों से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। इनके समय में, जो लॉर्ड डर्बी है, इनके समय में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 को, प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। क्या हो गया? पारित हो गया। तो जो विधेयक पारित हुआ ना, उसी को, इसे ही भारत शासन, या भाई विधेयक जो है पारित हो जाएगा तो अधिनियम बन जाएगा, है ना। तो इसे ही जो है भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था भारत शासन अधिनियम का? 1857 के विद्रोह जैसी घटना के पुनरावृत्ति को रोकना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद से हम प्रावधान जानेंगे कि कौन कौन से प्रावधान किए गए। प्रावधान सबसे एक नंबर तो याद रखिएगा आप, कंपनी का शासन समाप्त, ताज का शासन यानी क्राउन का शासन शुरू, है ना। एक्चुअली यह कार्य जो है महारानी विक्टोरिया के राजकीय घोषणा के द्वारा किया गया और 1 नवंबर 1858 को उस समय के जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जो है इलाहाबाद में जो है इसकी उद्घोषणा की और बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी गई वहाँ पे। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग को लगा कि हाँ ये सरकार अच्छी है, ये कुछ बढ़िया करने वाली है, लेकिन वो सारे वायदे जो है ख्याली पुलाव थे। भारत के बुद्धिजीवियों ने जो है उन सभी प्रावधानों को मैग्ना कार्टा कहा, महाधिकार पत्र कहा, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, आप सभी अवगत हैं, है ना। तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ताज का शासन शुरू कर दिया गया। यहां लिख लेंगे, यह कार्य महारानी विक्टोरिया
के राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया, है ना। भारत के बुद्धिजीवियों द्वारा इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, है ना। तो पहला प्रावधान याद रखना है, कंपनी का शासन समाप्त और ताज का शासन शुरू। दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, आप इस बात को जरूर कमेंट करेंगे कि भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल जो है वायसराय कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, क्योंकि क्राउन का शासन शुरू हो गया है। तो ये जो वायसराय होता था ना, याद रखना है आपको कि जो ब्रिटिश क्राउन है यानी जो ताज है, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। कौन? वायसराय। तो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय का नाम बता सकते हैं? जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वही जो है प्रथम वायसराय होगा, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बनते। ठीक। तीसरा प्रावधान क्या हुआ? निदेशक मंडल, याद है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा ये तो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय, भारत में घटना घट रही है, कंपनी का शासन समाप्त, ताज का शासन शुरू हो जा रहा है, भारत में घटना घट रही है। अब इंग्लैंड में देखिए क्या हो रहा है, जो निदेशक मंडल है वहां पे निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया, है ना, तथा इसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। किसको दे दिए गए? भारत सचिव को समस्त अधिकार दे दिए जाते हैं। ये जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये खत्म हो जाता है और इसके जो अधिकार थे दोनों के, ये भारत सचिव को मिल जाते हैं। भारत सचिव जो है कौन था व्यक्ति? तो भारत सचिव जो था ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य में से एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? भारत सचिव चुन लिया जाता था, बना दिया जाता था। एक्चुअली भाई उनको जो है वहां इंग्लैंड का भी शासन देखना है
और फिर भारत का भी शासन देखना है। इसके लिए भाई किसी ना किसी को तो निर्धारित करना पड़ेगा ना। तो वहां पे एक नया पद बनाया गया, वो कौन था? भारत सचिव का पद बनाया गया। ये ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसी में से एक व्यक्ति को भारत सचिव बनाकर और उसको जो है जो भारत में ताज का शासन है उसको निगरानी का कार्य दे दिया गया। भाई आप इसको देखिए, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद से क्या हुआ, ये भारत जो सचिव बना, स्टार मार्का करके लिखते रहेंगे, भारत सचिव की सहायता के लिए सहायता हेतु 15 सदस्यों की एक सभा, और क्या नाम था इस सभा का? भारत परिषद की स्थापना की गई। है ना? तो 15 सदस्यों की एक सभा जिसका नाम क्या था? भारत परिषद, इसकी स्थापना की गई। जो भारत परिषद जो होता था उसका अध्यक्ष कौन होता था? तो भारत सचिव जो है इसका अध्यक्ष होता था। ध्यान रखिएगा, ये भारत सचिव प्लस भारत परिषद दोनों मिलकर जो है गृह सरकार का निर्माण करते थे। किसका? गृह सरकार का, ध्यान रखना है आपको। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा का गठन किया जाता है जिसको भारत परिषद कहा जाता है और इसका अध्यक्ष बनता है भारत सचिव। भारत सचिव और भारत परिषद दोनों को मिलाकर जो है ये गृह सरकार की स्थापना होती है। क्लियर? तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद याद रखिएगा कि जो भारत परिषद था, भारत परिषद जो है एक निगमित निकाय थी। इसे जो है भारत में और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, यानी नियमों के तहत जो है बनाई हुई निकाय थी, निगमित निकाय का मतलब। ठीक है, भारत परिषद में जो 15 सदस्य थे ना, 15 सदस्य, इन 15 सदस्यों में याद रखिएगा कि 8 सदस्य जो है का चुनाव ब्रिटिश क्राउन द्वारा होता था और 7 सदस्य का चुनाव जो है कंपनी के डायरेक्टर द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही इसमें प्रावधान किया था कि इस 15 में से 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्षों तक भारत में सेवा दे चुके हों तथा नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्षों से अधिक समय न हुआ हो। है ना? ये था कि भाई 9 सदस्य, उसमें ध्यान ये रखना था कि 9 सदस्य ऐसे रखे जाएं जो कम से कम 10 वर्षों तक तो भारत में सेवा दे चुके हों, और जब नियुक्ति किया जा रहा है ना तो 10 वर्ष से ज्यादा दिनों से वो जो है मतलब ज्यादा समय से वे भारत छोड़े हुए ना हो, 10 साल ही हुआ हो, उसके अंदर का ही समय हुआ हो भारत छोड़ने का, तो जो है उस तरह के 9 सदस्य वहां रखे जाते थे। साथ ही जो भारत सचिव होता था अपने परिषद के सदस्यों को जो है पदच्युत नहीं कर सकता था, हटा नहीं सकता था। उसको हटाने का अधिकार सिर्फ जो है
किसको था? तो ब्रिटिश संसद को था। ये बात याद रखना है आपको। भारत सचिव अपने परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। पदच्युत करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद को था। सिर्फ ब्रिटिश संसद ही क्या कर सकती थी? इनको हटा सकती थी। ठीक है। निर्णय जो है बहुमत के आधार पर होते थे। बहुमत के आधार पर, यानी कोई भी मामला हो उस पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। जो भारत सचिव थे उनको सामान्य मत देने का अधिकार था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस स्थिति में जो है मत समान हो गया है, इक्वल हो गया है, तो फिर वहां पे भारत सचिव को यह अधिकार प्राप्त था कि वह जो है एक विशेष मत का वहां प्रयोग करे और निर्णायक मत दे फैसला, ताकि वहां हो जाए। ठीक है। तो निर्णय बहुमत के आधार पर समान्यता होते थे। भारत सचिव को सामान्य मत देने का अधिकार, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर मत समान होने पर एक अतिरिक्त मत, जिसको निर्णायक मत कहा जा सकता है, निर्णायक मत देने का अधिकार। ठीक है। तो उसको निर्णायक मत देने का भी अधिकार था, सामान्य मत देने का भी अधिकार था। इसके बाद से जो है क्लीन करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। उसके बाद क्या चीजें थी? भारत सचिव को वायसराय के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए प्राप्त करने या भेजने का अधिकार, था, है ना? कि भाई जो भी आवश्यक गुप्त पत्र है अपने परिषद को बिना बताए क्या कर सकता था? उसको प्राप्त कर सकता था और भेज सकता था। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में, अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद के राय को मानने के लिए बाध्य था, है ना? उसको मानना होता था। किस मामले में?
तो अर्थव्यवस्था के मामले में और अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में यदि भारत सचिव को भारत परिषद कोई राय देता है तो उसके लिए वो क्या था, बाध्य था। लेकिन अन्य सभी विषयों पर राय ठुकरा सकता था। क्या कर सकता था, ठुकरा सकता था। ये बात याद रखेंगे। फिर जो है भारत सचिव को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करनी होती थी। जो वायसराय था ना, वायसराय भारत सचिव के आज्ञानुसार कार्य करने को बाध्य कर दिया गया। बाध्य था। ठीक है। इसके बाद और क्या हुए प्रावधान, इसके बाद क्या होता है, कुछ एक दो और प्रावधान है जिसको जान लेना जरूरी है कि भारत प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार जो है ब्रिटिश संसद सब परिषद भारत सचिव को और साथ में भारत में जो उच्च अधिकारी है उनमें बांट देती है, उनको दे देती है अलग अलग। ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने स्वपरिषद भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च अधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया। अब भारतीय मामलों पर जो है ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो जो मुगल सम्राट का पद था उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया है ना। ये तमाम तरह के जो प्रावधान हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में किए गए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।